हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो जगत में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है जी के जीएस का एक महत्वपूर्ण शानदार सा जो है प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी भी जो है वनडे एग्जाम आप देने जाते हैं प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। जी के जीएस का है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और यह हर जो है 5 बजे हर रोज आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका जो संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक ना। इसका आंसर याद रखिएगा। कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश से है। और अन्य जो शास्त्रीय नृत्य है, कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? तो 8 है। और वो 8 का किस राज्य से संबंध है उसको देख लेते हैं। तो भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, या उत्तर प्रदेश नहीं देगा तो उत्तर भारत दे सकता है, ठीक ना। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है और सत्रिया का संबंध असम से है, ठीक ना। तो ये 8 को याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। जितना भी क्वेश्चन है इसमें है ज़्यादातर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। इसलिए क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जोर देख लीजिएगा, ठीक ना। और नोट बनाते चलिएगा। और जिसका पीडीएफ चाहते हैं ना तो टेलीग्राम का चैनल से जुड़ करके इसी नाम से जो है टेलीग्राम का भी चैनल है, वहाँ से जुड़ करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी है मणिपुरी और ओडिसी और ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, ठीक ना। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। और कुछ यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में देख लेते हैं। तो इनको जो है पद्म श्री कब मिला था? 1968 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था? 2001 में मिला था। और पद्म विभूषण 2016 में मिला था, ठीक ना। और इनके आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये पैशन फॉर डांस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी आत्मकथा यामिनी कृष्ण मूर्ति का। ये पैशन फॉर डांस जो है इनकी आत्मकथा का नाम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कहता है राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल और ऑप्शन डी है गोल्फ। तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से, ठीक ना। और आगे है गोल्फ का अन्य जो है कप वह है क्या? वाकर कप और मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफी जो है वाकर कप से मतलब गोल्फ से संबंधित है। और टेनिस से कुछ है तो वह है डेविस कप और हॉफमैन कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का है म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन है क्यात, ऑप्शन बी है रियाल, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है युआन। तो म्यांमार का जो है मुद्रा का नाम क्या है? तो क्यात है, ठीक ना। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्यात है। और आगे है कुछ जो है भारत के पड़ोसी देश है उनके जो है मुद्रा का क्या है नाम, जैसे कि भूटान का है नगुल ट्रम। फिर अगला बांग्लादेश का क्या है मुद्रा का नाम? तो टाका। चीन का है रमिनवी या युआन, ये दोनों जो है चीनी का मुद्रा है, ठीक ना। और मलेशिया का मुद्रा क्या नाम है? रिंगिट। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक है, तो मतलब वो क्या बजाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है गिटार, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है वायलिन। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए तबला से, ठीक ना। वह जो है एक तबला वादक प्रसिद्ध जो है भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक ना। और अन्य तबला वादक को देख लेते हैं, जैसे है अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, पंडित आनंद गोपाल, विक्रम घोष, लतीफ़ अहमद और स्वप्न चौधरी। यह सब क्या है? तो यह एक तबला वादक है, ठीक ना। अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, पंडित आनंद गोपाल, विक्रम घोष, लतीफ़ अहमद और स्वप्न चौधरी, यह सब एक प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात कही गई, ठीक ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, ठीक ना। तो संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार का बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का बात किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में कहा गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोले थे? तो इसको बोले थे संविधान की आत्मा, ठीक ना। और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा अनुच्छेद देख लेते हैं। 17 में क्या कहा गया है? तो अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत होता है उसका अंत किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 17 में। 19 में क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 19 में है। और 25 में कहा गया है क्या? तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो यहाँ से चारों अनुच्छेद
क्लियर हो जाता है, ठीक ना। फिर आगे है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के महान्यायवादी का जिक्र जो है किस अनुच्छेद में। तो भारत के महान्यायवादी का जो है जिक्र किस अनुच्छेद में। ऑप्शन है अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो भारत के जो महान्यायवादी का जिक्र किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76 में किसका जिक्र है। तो भारत के महान्यायवादी का जिक्र, ठीक ना। और अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति का पद के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और अनुच्छेद 2 में क्या है, तो यदि कोई भी भारत के बाहर का जो क्षेत्र है और उसको यदि भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत वो मिलाया जाता है, ठीक ना। तो ये सबको ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 351 में इसमें कहा गया है तो हिंदी भाषा का जो है विकास का जो है बात किसमें कहा गया है, तो 351 में। तो यहाँ से भी ये चारों अनुच्छेद आपको क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद जो भी संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका एक वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक ना, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक ना, वहाँ से देख लीजिएगा जरूर। महान्यायवादी के बारे में कुछ है पॉइंट, उसको देख लेते हैं। प्रथम महान्यायवादी कौन है, MC शीतलवाड़ है। और वर्तमान में कौन है, तो R वेंकटरमनी है, ठीक ना। महान्यायवादी का बात करते हैं, ठीक ना। और भारत सरकार का जो है यह कौन होते हैं, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, कौन, तो महान्यायवादी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, ठीक ना। गुरुमुखी लिपि जो होता है उसका विकास कौन किए थे। तो ऑप्शन ए है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु अमरदास और ऑप्शन डी है गुरु रामदास। तो ये चारों जो है सिख गुरु हैं और इनमें से कौन जो है गुरुमुखी लिपि का जो है विकास किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव जो थे वो गुरुमुखी लिपि का विकास किए थे, ठीक ना। और इनका जो है थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। तो गुरु नानक जो यह थे, ये जो है सब जो है सिख गुरु है, ठीक ना। 1 से लेकर 5 तक है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और कुल 10 गुरु हुए थे। हम इस वीडियो में 1 से 5 तक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें 6 से लेकर 10 तक देख लेंगे, ठीक ना, ताकि थोड़ा थोड़ा कम करके मतलब सारा याद कर लेंगे हम लोग। और इसमें जो है कहा गया है गुरु नानक के बारे में, यह जो थे लंगर व्यवस्था को जो है क्या किए थे, चालू किए थे, ठीक ना। गुरु नानक क्या किए थे, तो लंगर व्यवस्था का जो है क्या किए थे, यह व्यवस्था चालू किए थे। फिर अगला है गुरु अंगद देव, यह जो थे दूसरा गुरु थे। यह जो क्या लिखे थे, तो गुरुमुखी लिपि लिखे थे, ठीक ना। गुरुमुखी लिपि कौन लिखे थे, तो गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद देव लिखे थे। फिर अगला है अमरदास, गुरु अमरदास जो थे वह जो है लवन विवाह जो है स्टार्ट किए थे, ठीक ना। और इनको जो है गुरु अमरदास को जो है अकबर ने 500 बीघे जमीन दिया था, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला है गुरु रामदास, चौथा गुरु थे। यह जो है अमृतसर तालाब का निर्माण करवाए थे, ठीक ना, गुरु रामदास। फिर है 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव, यह जो है हरमंदिर साहिब का निर्माण किए थे और आदि ग्रंथ लिखे थे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ कौन लिखे थे, तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक ना। फिर अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला ऑप्शन है बी नंबर का है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन जो है डी नंबर ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक ना। और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो गुलाम वंश का जो है इसका जो कार्यकाल कितना था, गुलाम वंश मतलब किस समय से था, तो 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश था, ठीक ना। और इसको जो है ममलूक वंश भी कहते हैं, ठीक ना, गुलाम वंश को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका जो कार्य यहाँ पे है कुछ, तो यह जो है गुंबद कला का विकास किए थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मेहराब कला का भी विकास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह था उनसे जुड़े कुछ फैक्ट था। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है हॉर्नबिल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक ना। तो हॉर्नबिल त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो है 1 दिसंबर से मनाया जाता है, 10 दिन चलता है यह। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो है नागालैंड में मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हो सकता है कि आज का जो पहला सेट है उसमें आपको सारा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पहला सेट है थोड़ा क्वेश्चन उतना हाई नहीं रखे हैं, लेकिन आगे का जो है धीरे धीरे हम हाई करते चलेंगे, ठीक ना, लेवल को। तो नागालैंड के प्रमुख त्यौहार कुछ और देख लेते हैं। हॉर्नबिल तो पढ़ लिए। फिर अगला है मुआसू, फिर अगला है सेकरेनाई और यमसे और आंगमोंग। यह जो है नागालैंड का जो है प्रमुख त्यौहार है, हॉर्नबिल, मुआसू, सेकनाई और
यमसे और आंगमोंग, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, ऑप्शन डी है 12 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे चारों क्लियर हो गया। फिर अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादीर खेत पर स्थित था और 3 भागों में खादीर बेत पर, ठीक ना, बेत यहाँ पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था। काफी इंपोर्टेंट है। 3 भागों में विभाजित था, वह कौन था? ऑप्शन ए सोतका को, ऑप्शन बी है चिन्हुद्र, ऑप्शन सी है सुरकोटदा और ऑप्शन सी है सुरकोटदा और ऑप्शन डी क्या है धौलावीरा। तो इसमें से कौन था जो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शर्करा में मौजूद खाद्य घटक कौन है? तो शर्करा में कौन सा मौजूद रहता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो वसा में जो है क्या, शर्करा में जो क्या होता है ये मौजूद? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट होता है क्या वसा में, ठीक ना, सॉरी, शर्करा में मौजूद होता है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट। बार बार वसा बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आता है डॉलर बहू निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई, ठीक ना। तो डॉलर बहू जो है भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी है सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी है सुखवंत सिंह। तो डॉलर बहू जो एक महत्वपूर्ण बुक है, इसको कौन लिखे हैं? तो सुधा मूर्ति लिखे हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉलर बहू के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का आता है कि ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो ग्रेनाइट जो है किसके मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ZnSO4 और Al2O3, ऑप्शन नंबर बी है TiO2 और ZnSO4, ऑप्शन नंबर सी है MnO2 और PbSO4 और ऑप्शन डी है SiO2 और Al2O3। तो ग्रेनाइट का प्रमुख घटक क्या है? तो SiO2 और Al2O3, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है किरण बेदी, ऑप्शन बी है जसवंत सिंह, ऑप्शन सी है अरुण शौरी और ऑप्शन डी है MJ अकबर। तो फियरलेस जो है गवर्नेंस इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी का पुस्तक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सुनिधि चौहान, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी है आशा भोसले और ऑप्शन डी है तन्वी शाह, ठीक ना। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी तन्वी शाह, ठीक ना। और हाल ही में किसको मिला है? तो ऋषि केश को मिला है यह पुस्तक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण में छोटा अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है। तो छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है 7 डिग्री चैनल। तो दक्षिण छोटा अंडमान और निकोबार को जो है निकोबार द्वीप को जो है अलग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अन्य जो है चैनल है, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, यह किसको अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है जो है कौन है? तो 8 डिग्री चैनल है। और इसी प्रकार 9 डिग्री चैनल है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है? तो 9 डिग्री चैनल है। और 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गिरनार, ऑप्शन नंबर बी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी है कांगटो और ऑप्शन डी है पारसनाथ। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो शिखर कौन सा है? पारसनाथ है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इसका जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि ऊंचाई इसका कितना है
1365 मीटर ऑप्शन। और फिर अन्य नाम इसका क्या है, तो सम्यद शिखर इसका अन्य नाम है, और यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक ना। अगला अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका संबंध किससे है 1956 की औद्योगिक नीति का, तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो का जो है वह कौन मॉडल पर था, तो हेराल्डो मॉडल पर था, यह काफ़ी इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और द्वितीय किस मॉडल पर आधारित था, तो यह पीसी महान लोग इसके जो है मॉडल पर आधारित था, ठीक ना। और तृतीय था जो किसके, तो गॉडविल के जो है योजना, मतलब गॉडविल मॉडल पर आधारित था, ये सबको ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब योजना आयोग को जो है नीति आयोग से कब बदल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2015। तो नीति आयोग को जो है कब योजना आयोग द्वारा बदला गया था, सॉरी योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया था, ठीक ना। तो यह जो कब किया गया था, तो 2015 में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशीय संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो हमारे आँख में जो है कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का जो पेशीय संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्यूपिल, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल, ऑप्शन सी है परितारिका, और ऑप्शन डी है लेंस। तो उसको क्या कहा जाता है, तो परितारिका कहा जाता है, ठीक ना, आइरिस जिसको हम कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कहता है कि पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो पौधे में जो स्वतंत्र रूप से जो संगठित वाहक नदियों, यहाँ नली होगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा नली होगा, के रूप में जो कितने पथ होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर जैसे कि डी में लिखा गया है, ठीक ना, 2। जाइलम और फ्लोएम जो होता है 2 नली होता है ना। जाइलम जो है जल को जो है जमीन से जो है पौधे के विभिन्न भाग में पहुँच जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, तो पत्ती में जो भोजन बनता है उसको जो है पत्तियों से विभिन्न भाग में पौधे के पहुँच जाता है, तो वही होता है जाइलम और फ्लोएम 2 नली होता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को जो है किस रूप में, ठीक ना, किस रूप में जाना जाता है। तो जो है सूर्य की जो परिक्रमा करने वाली होती है गैस, जमी हुई गैस, चट्टान, धूल जो है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है उल्का, ऑप्शन नंबर बी है तारा, ऑप्शन नंबर सी है उल्का पिंड, और ऑप्शन डी है धूमकेतु। तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो धूमकेतु कहते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। हर विषय से जो है हमने क्वेश्चन रखने का कोशिश किया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। और चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा यदि क्वेश्चन अच्छा लगता होगा, ठीक ना। तब 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का 42वां यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, ठीक ना। तो 42वां जो है यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए होलेश्वर मंदिर सौमुर, ऑप्शन बी है शांति निकेतन, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है रामप्पा। तो 42वां यूनेस्को साइट कौन सा है, होयसर मंदिर समूह है, ठीक ना। इसमें 3 मंदिर जो है आता है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक ना। और शांति निकेतन कौन सा है, तो यह 41वां है। और 40वां कौन है, यह जो है 41वां है, यह जो है 40वां है, और ये जो है 39वां है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगला तो नहीं है, हाँ इसको बारे में यह कर्नाटक में तो बता दिए हैं कि यह कर्नाटक में स्थित है और इसमें 3 मंदिर शामिल होता है। तो यह जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 25 क्वेश्चन का जो है एक जीके जीएस का जो है एक सेट था, पहला सेट था। यदि सेट अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेहनत पसंद आया होगा तो जरूर इसको मतलब अगले दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।